अगर रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियों में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जरूर जुड़ें और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। आज हम बात करने वाले हैं साइबेरिया के एक ऐसे काले सच की जिसने पूरे देश की नींव हिलाकर रख दी थी। ये कहानी है हीजनेट रेलवे मर्डर्स की, एक ऐसी सच्ची घटना जो भुलाए नहीं भूलती। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1989 और जगह थी साइबेरिया का एक गुमनाम सा गांव खेजनेट। इतना छोटा और सुनसान कि ज्यादातर नक्शों पर भी इसका जिक्र नहीं मिलता। बस कुछ घर, चारों तरफ घना जंगल और उस जंगल को चीरती हुई एक अकेली रेलवे लाइन। सोचिए रात के 9 बजे के बाद वहां कैसा खौफनाक सन्नाटा पसर जाता होगा। 14 अगस्त की रात, समय था करीब 1:40। एक 70 डिब्बों वाली मालगाड़ी उस वीरान रास्ते से गुजर रही थी। ट्रेन को 2 भाई चला रहे थे, वदीम और ईगोर सुप्रोनको। तभी अचानक उनकी नज़र पटरियों पर पड़ी, कुछ अजीब सी चीज पर पड़ी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ पल उनकी जिंदगी का सबसे भयानक सच बनने वाले हैं। दोनों भाइयों ने फौरन इमरजेंसी ब्रेक लगाए, जोर जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन इतनी भारी ट्रेन को रुकने में वक्त तो लगता ही है। ट्रेन रुकी नहीं और उन्हें लोहे के पहियों के नीचे से कुछ कुचले जाने की एक दिल दहला देने वाली आवाज सुनाई दी। जब ट्रेन आखिरकार रुकी तो दोनों भाई हाथ में लालटेन लेकर नीचे उतरे और उन्होंने जो मंजर देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। पटरियों पर इंसानी शरीर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। जब पुलिस आई और उन टुकड़ों को इकट्ठा किया गया तो एक और भयानक सच सामने आया। ये 7 लड़के थे, सभी की उम्र बस 15 साल। दिमित्री, निकोलाई, वदीम, ओलेग, व्याचेस्लाव, रोमन और विक्टर। ये सब गहरे दोस्त थे और पास के जंगल में कैंपिंग करके घर लौट रहे थे। पुलिस ने शुरुआती जांच की और इसे एक हादसा बताकर केस को रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये हादसे वाली कहानी किसी के भी गले नहीं उतर रही थी। पुलिस की थ्योरी थी कि लड़के बहुत थके हुए थे और गलती से पटरियों पर ही सो गए, लेकिन यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं, जैसे कि उनके बैग्स उनकी लाशों से 250 मीटर दूर एक सीधी लाइन में बड़े करीने से क्यों रखे हुए थे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शराब या ड्रग्स का कोई नामो निशान क्यों नहीं था? और सबसे बड़ा सवाल, 7 हट्टे-कट्टे जिंदगी से भरे लड़के एक साथ रेलवे ट्रैक पर सोने के लिए क्यों लेटेंगे? फिर भी इन सवालों को नजरअंदाज कर केस को बड़ी जल्दबाजी में बंद कर दिया गया। जाहिर सी बात है, लड़कों के परिवारों ने पुलिस की इस कहानी पर यकीन करने से साफ मना कर दिया। वो जानते थे उनके बच्चों के साथ कुछ बहुत ही भयानक हुआ है, लेकिन उस वक्त उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। पर उन परिवारों ने हिम्मत नहीं हारी। ये उनके 14 साल लंबे संघर्ष की कहानी है। देखिए, 1989 में केस बंद हुआ। 1991 में परिवारों ने सीधे रूसी राष्ट्रपति को खत लिखा, तब जाके केस दोबारा खुला। 1996 में कातिलों को मौत की सजा तो हुई, लेकिन फिर एक कानूनी पेच की वजह से वो छूट भी गए। और आखिर में सालों की लड़ाई के बाद 2003 में उन्हें सजा मिली, पर वो भी बहुत कम। तो कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब 1991 में केस दोबारा खुला। इस बार मॉस्को से 2 काबिल जासूस व्लादिमीर गुजेनकोव और यूरी स्टोलारोव को ये केस सौंपा गया, और आते ही उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो बहुत मुश्किल था। सच्चाई को बाहर लाने के लिए 2 साल बाद उन 7 लड़कों की कब्रों को दोबारा खोला गया। और इस बार हड्डियों ने वो कहानी बताई जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। दूसरे पोस्टमार्टम में साफ हो गया कि लड़कों की मौत ट्रेन से कटने से हुई ही नहीं थी। उनकी खोपड़ियां चकनाचूर थीं, जबड़े टूटे हुए थे और शरीर पर रेलवे के औजारों से किए गए हमले के गहरे जख्म थे। मतलब साफ था, ट्रेन के आने से बहुत पहले ही उन सबकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अब ये तो साफ था कि ये एक हत्याकांड है, पर सवाल ये था कि कातिल कौन थे? कड़ी पूछताछ और जांच के बाद एक जुर्मनामे ने उस रात की असली हैवानियत से पर्दा उठा दिया। कई लोगों पर शक की सुई घूमी। व्लादिमीर ने गांव के ही एक रेलवे लाइनमैन पर जब सख्ती दिखाई तो वो आखिरकार टूट गया। शायद जमीर के बोझ तले दबकर या लगातार हो रही पूछताछ से तंग आकर उसने उस रात का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। और सच बहुत ही घिनौना था। उस रात गांव के कुछ लोग, जिनमें एक सीनियर पुलिस लेफ्टिनेंट निकोलाई भी था, शराब के नशे में धुत थे। उन्होंने स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे इन लड़कों को छेड़ा, जिससे बहस शुरू हो गई।
बात हाथापाई तक पहुंच गई और जब एक लड़के के धक्के से लेफ्टिनेंट निकोलाई जमीन पर गिर गया तो उसका पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में एक लड़के पर जानलेवा हमला कर दिया और फिर कोई गवाह न बचे, इसलिए निकोलाई ने अपने साथियों को बाकी सभी लड़कों को भी जान से मारने का हुक्म दे दिया। उन्होंने रेलवे के औजारों से उन्हें मार डाला और लाशों को पटरियों पर रख दिया ताकि सब एक हादसा लगे। मतलब इस पूरी दरिंदगी और फिर उसे छुपाने की साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि कानून का रखवाला सीनियर पुलिस लेफ्टिनेंट निकोलाई था। जो रक्षक था वही भक्षक बन गया। कातिल पकड़े गए, जुर्म भी कबूल हो गया। ऐसा लगा कि अब इंसाफ मिलेगा। लेकिन उन परिवारों की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। न्याय की राह अभी भी बहुत लंबी थी। 1995 में निकोलाई और उसके साथियों को मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन देखिए 2003 के आखिरी फैसले में क्या हुआ। निकोलाई और लाइनमैन दोनों को सिर्फ 10-10 साल की सजा मिली और उनके एक साथी को तो बस 7 साल की। मौत की सजा से सीधे 10 साल। ये कैसा इंसाफ था? ऐसा हुआ क्यों? हुआ ये कि 1996 में रूस ने एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत मौत की सजा को खत्म कर दिया और इसी कानून की एक छोटी सी खामी का फायदा उठाकर सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इन कातिलों की फांसी रद्द की बल्कि उन्हें रिहा तक कर दिया। सोचिए, वो कुछ समय के लिए आजाद घूम रहे थे। 14 साल। पूरे 14 साल तक वो परिवार एक ऐसे सिस्टम से लड़ते रहे जो उन्हें बार बार हर मोड़ पर निराश कर रहा था, सिर्फ अपने बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए। ये कहानी सिर्फ एक जुर्म की नहीं है। ये हमें दिखाती है कि जब ताकत बिना किसी लगाम के गलत हाथों में आ जाती है तो वो कितनी भयानक हो सकती है और कैसे एक खोखला सिस्टम अपने ही लोगों को इंसाफ देने में नाकाम हो जाता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब सजा किए गए गुनाह की भरपाई कभी नहीं कर सकती, तो फिर असली न्याय का मतलब क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।